अपना जिला आपका जिला, अपने जिले में आपकी खबरें। मैं हूं के। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर तैयारियों में जुटा पूरा प्रशासनिक अमला। कमिश्नरी सभागार में मंथन। कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर ने कहा, पिछले साल की कमियों को वर्किंग में शामिल कर नियमों का कड़ाई से कराएं पालन। डीजे को लेकर बनाए विशेष रणनीति। मेरठ में नशे के व्यापार पर एंटी नारकोटिक्स का हमला। पिछले एक सप्ताह में तीसरी बड़ी खेप पकड़ी। देहात और कस्बे तक में फैल चुका है नशे का धंधा। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में स्कूटी से जा रही युवती को गाड़ी से भद्दे इशारे करना। 2 युवकों को पड़ा भारी, दोनों गिरफ्तार। कान पकड़कर मांगी माफी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में ओगरनाथ मंदिर के बाद पहुंचा ब्रज घाट। गंगा तट और नौका पर दिया बड़ा संदेश, वन अर्थ वन हेल्थ। दादा दादी और नाना नानी के साथ नौचंदी मेला देखने आ रहे हैं बच्चे बड़े भी। बचपन की यादें कर रहे हैं ताजा। ऊंट की सवारी और बुल राइड जीत रही है बच्चों का दिल। फास्टैग बिजनेस को लेकर काशी टोल प्लाजा पर खुलेआम गोली चलने से लोगों में दहशत। पुलिस और टोल प्रशासन पर उठे सवाल, गिरफ्तारी करने से क्यों डर रही है पुलिस। नकाबपोशों ने भाजपा पार्षद के घर पथराव किया। पथराव का वीडियो सीसीटीवी पर वायरल और घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस सिर्फ कर रही है जांच। दुर्घटना में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मिला मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ। 105 परिवारों को भाजपा जनप्रतिनिधियों और डीएम ने सौंपे चेक। और सिटी हलचल का खास कार्यक्रम, क्या मोदी सरकार के 11 साल हैं बेमिसाल। मोदी सरकार के इन 11 सालों के योगदान पर विपक्ष ने उठाए सवाल। शहर विधायक रफीक अंसारी ने कहा, नए स्कूल खोलने से पहले पुराने स्कूलों में भर्ती करो शिक्षक। बेरोजगारी बढ़ी, सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटाने में मशगूल रही सरकार। और बड़ी खबर, सावन महीने को लेकर जो कांवड़ यात्रा होनी है उससे संबंधित है। और इस कांवड़ यात्रा को लेकर पंचम तल से भी स्पष्ट आदेश आते हैं और मेरठ का पुलिस प्रशासन भी लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर अपना होमवर्क शुरू कर चुका है। क्योंकि इस कांवड़ यात्रा को सही तरीके से कराने के लिए, सुरक्षित कराने के लिए, सुव्यवस्थित कराने के लिए पूरा प्रशासन लामबंद है। मंगलवार को कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, NHAI डिपार्टमेंट के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण विभागों के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ मार्ग, शिवालयों के आसपास के क्षेत्र, शिविर स्थलों की सभी व्यवस्थाएं और इलेक्ट्रिक पोल्स के अलावा गंगा के किनारे और कांवड़ रूट मार्ग पर जो नहर के आसपास का इलाका है उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कमिश्नर ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है या जो अफवाहें फैल रही हैं उनको रोकने की कोशिश नहीं की जाती है तो वो अपने खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। सड़क, बिजली, सफाई, शौचालय, साइन बोर्ड, ये सभी व्यवस्थाएं समय से पहले दुरुस्त होनी आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा शिविर लगाने के लिए जितने भी जगहों की आवश्यकता है उसका प्लान बनाया जाए। दवाएं, एम्बुलेंस और अस्पतालों में बेड की स्थिति को लेकर 1 हफ्ते पहले ही सारे इंतजाम पूरे हो जाने चाहिए। वहीं विद्युत विभाग के लिए उन्होंने स्पेशल निर्देश दिए कि कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले पोल्स और ट्रांसफार्मर के अलावा जो कांवड़ मार्ग है उसमें उजाला रखने के लिए, रोशनी रखने के लिए क्या क्या प्रबंध होने चाहिए, इस पर भी नजर डाली जाए। वहीं इलेक्ट्रिक पोल को प्लास्टिक से कवर करने में कतई
देरी ना बढ़ती जाए। वहीं जितना भी कांवड़ मार्ग है उस पर जो कट है, उस कट को लेकर भी एक योजना बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना बहुत ज़रूरी है। यातायात विभाग रूट डाइवर्जन, बैरिकेडिंग और साइन बोर्ड को लेकर जो प्लान तैयार कर रहा है उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। उधर खाद्य विभाग को भी इस बार चर्चा में बहुत अलग ढंग से शामिल किया गया है, क्योंकि शिविरों में बनने वाला खाना और साथ ही साथ कांवड़ मार्ग के आसपास के ढाबों को लेकर, फूड क्वालिटी को लेकर इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई। और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितने भी ढाबे हैं उनकी गुणवत्ता तय करने के लिए, उनकी रेट लिस्ट सामने लगाने के लिए और उनके नाम और पता लिखने के लिए भी निर्देश दिए। सड़क है तो सर डीपीआर 30 जून तक जो है रिपेयर कर देंगे। 30 जून तक नहीं तो कम से कम 7-8 तारीख तक। एक सवाल, बड़ा सवाल, क्या नशे का व्यापार, नशे का कारोबार शहर और मेट्रो से निकलकर गांव और कस्बों में पहुंचता जा रहा है, फैलता जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आज की कार्रवाई कह रही है, आज का गुड वर्क कह रहा है, जो नारकोटिक्स विभाग का गुड वर्क है, जिसमें मवाना पुलिस भी अपनी पीठ थपथपा सकती है। मवाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ी गई 124 किलोग्राम गांजा की खेप बता रही है कि यदि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं होता तो ये गांजे की 124 किलोग्राम की खेप पूरे मवाना के आसपास के क्षेत्र में खप कर युवाओं को बर्बाद कर डालती। मवाना थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन यूनिट मेरठ द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार कर पिछले एक हफ्ते में तीसरी बड़ी कार्रवाई हमारे सामने आई है, जिनके कब्जे से 124 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। वो 4 अभियुक्त क्या केवल अकेले? आपको बता दें, जो गांजा पकड़ा गया है ना, ये गांजे की अनुमानित कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 62 लाख रुपए के करीब है। बता दें आपको कि एक टीम ने मंसूरपुर के दुधहरी के रहने वाले गौरव राठी, दुधली बांगर के रहने वाले अरविंद कुमार, मवाना के ढिकौली रोड के रहने वाले वाजिद खान और इंचौली के बिसौला गांव के रहने वाले कपिल को गिरफ्तार कर इस अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस की पहली कड़ी पर चोट की है। एक और सदस्य है दौराला के सकौती टाडा का रहने वाला दिनेश, वो फरार बताया जा रहा है। टीम ने इनके कब्जे से 124 किलो गांजा, एक ट्रक, एक i20 कार, 4 मोबाइल फोन, 3 आधार कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस और 20,000 रुपए से ज्यादा नगद की नकदी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में तस्करों ने बताया कि उड़ीसा के उमरकोट के पास बोरई के जंगलों से अलग अलग जगहों से गांजा खरीद कर ट्रक में छिपाकर दिल्ली एनसीआर में इसे बेचा जा रहा है और इनका कार्यक्षेत्र विशेष रूप से गांव और कस्बे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया। आप शिकायत कर सकते हैं कि एंजल्स की टीम गायब है, कर लीजिए, लेकिन सीसीटीवी तो कामयाब है। और जब सीसीटीवी में और सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो कैप्चर्ड हो जाती हैं तो पुलिस हरकत में आ जाती है। हम आपको बता रहे हैं, पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में एक तेज गाड़ी में से कुछ युवक अपने शरीर को बाहर निकाले हुए थे। उनके जीवन को भी खतरा था और लड़कियां जो वहां से निकल रही थी उनको गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। एक बेटी ने हिम्मत करी, स्कूटी पर जा रही थी, इसकी शिकायत करी। भद्दे भद्दे इशारे करने वाले और कमेंट्स पास करने वाले इन लोगों को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है और आप देखेंगे इस वीडियो में कैसे ये युवक माफ़ी मांग रहे हैं। आपको बता दें कि युवती की समझदारी से इन आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई है और युवती ने आरोपियों की हरकत और गाड़ी का नंबर अपनी मोबाइल में कैप्चर कर लिया था। मेरठ से उत्तराखंड घूमने गए थे एक गाड़ी में ये दबंग युवक या बदतमीज युवक, जो कहना चाहें आप कह लीजिए, अर्धनग्न होकर गाड़ी की खिड़की से अपने आप का प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बदतमीजी का प्रदर्शन कर रहे थे और भद्दे भद्दे कमेंट्स भी पास कर रहे थे। युवती ने जो स्कूटी पर जा रही थी हिम्मत दिखाई, इस बेटी ने हिम्मत दिखाई, वीडियो बनाई, कैप्चर की और पुलिस को डाली। पुलिस भी एक्टिव हो गई। वो अलग बात है, नेशनल हाईवे पर और ऐसे स्पेशल हाईवे पर पुलिस नदारद रहती है,
केवल जागरूक दर्शकों का इशारा है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर वीडियो बनाकर पुलिस को बताते हैं कि आपकी सड़कों पर बेटियां आज सुरक्षित हैं तो सिर्फ अपनी वजह से, आपकी वजह से नहीं। हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक वैन में सवार कुछ लड़के एक युवती के साथ बदतमीजी एवं छेड़छाड़ कर रहे थे। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में थाना पल्लवपुरम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो वैन है उसका चालान कर उसे सीज कर दिया गया है। जिसमें युवक के लड़के भी फरार चल रहे हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये एक्सप्रेसवे पे ये जो एक्सप्रेसवे है NH-58 उस पर वो आ रहे थे और ये पुलिस द्वारा हमारी पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और संज्ञान लिख के मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना स्थल ये हरिद्वार का पाया जाएगा तो वहाँ पे 0 FIR ट्रांसफर की जाएगी। गंगा, गाय और गायत्री ये भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ है और इसमें जोड़ लीजिए योगा। और तभी तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए एक मैसेज दिया जाता है। और वो मैसेज है एक ऐसा मैसेज कि अगर आपकी काया निरोगी रहेगी तो आप देश का विकास, देश का उत्थान, समाज का उत्थान कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर उन ऐतिहासिक धरोहरों के पास जा रहा है जहां पर बड़ा संदेश दूर तक जाएगा। अभी पिछले दिनों काली पलटन यानी कि औगड़नाथ मंदिर पर पहुंचकर संगीता शुक्ला जो कुलपति हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उनकी टीम ने वहां पर योगा किया और जल चढ़ाया। और अब ब्रज घाट में नाव पर चढ़कर गंगा के किनारे उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है, वन अर्थ वन नेशन। क्योंकि गंगा को प्रदूषित होने से रोकने के लिए सरकार तो अभियान चला रही है, लेकिन जब इस तरीके के कार्यक्रम गंगा के तट पर ब्रज घाट पर किए जाएंगे तो न केवल सांस्कृतिक चेतना, प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियां और आध्यात्मिक चेतना की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, बल्कि जीवनदायिनी गंगा के प्रवाह के जरिए हम अपनी संस्कृति को, अपनी योगशाला को, अपनी योग संस्कृति को भी बचाने में कामयाब होंगे। देखिए ये दिलमोहक तस्वीरें। हाँ, हम आपको बता दें यूनिवर्सिटी में लगातार योग के कार्यक्रम सुबह और शाम चल रहे हैं। शाम को कंसल्टेंसी दी जाती है। सिटी हलचल और जिला प्रशासन की मुहिम फिर दिल दो नौचंदी में। अब हम आपको बता रहे हैं कि नौचंदी धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रही है तो भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मियों की छुट्टी है तो संयुक्त परिवार की परिकल्पना को लेकर नौचंदी मेले में एक पूरा परिवार नजर आ रहा है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे नौचंदी मेले में राइडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और बच्चों के साथ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अपने सुनहरे दौर में पहुंचते जा रहे हैं। नौचंदी मेला यानी कि बड़ों के लिए बचपन की यादों में खो जाने का मौका और छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ेपन के लिए यादों को समेटने का मौका। जी हाँ, खाने के अलग अलग स्टॉल्स, आइसक्रीम और चटपटी भेल पूरी सभी को आनंद तो दे रही हैं, टेस्ट में चेंज भी ला रही हैं। बड़े बूढ़े अपने पुराने स्टॉल्स को ढूंढकर वहां पर पहुंचते हैं और नए लोग नए स्टॉल्स को देखकर नई नई चीज़ें निकाल कर ला रहे हैं। हरियाणा से आए हैं कोई, तो दिल्ली से कोई आए, फरीदाबाद, हरिद्वार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई परिवार यहाँ पर पहुंचकर नौचंदी मेला देखकर पुरानी यादों को समेट रहे हैं और बच्चों को सौंप रहे हैं। सुरक्षा का चक्रव्यूह हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, अब फिर बताते हैं। पुलिस धीरे धीरे गश्त करती हुई नजर आ रही है। हर कोने पर 100 से ज़्यादा पॉइंट्स पर पुलिस मुस्तैद। ये देवती है, पुत्रवधू है, बेटी है, पोता है, दूसरा पोता है, भतीजा है। आज पूरी फैमिली के साथ हम नौचंदी मेला घूमने आए। पहली बार नौचंदी में सड़कें भी मजबूत पक्की हो गई हैं। मैं पोता आते हुए कह रहा था कि धूल चलेगी, चप्पल नहीं पैर के चलते। तो आज नौचंदी में बड़ा आनंद आया और खुशनुमा माहौल है और काले की कुल्फी खाई हम सब लोगों ने यहाँ मिलकर और बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया।
और इस बार जो है कंट्रोल है, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है और आराम से बच्चों के साथ घूमने में आनंद आ रहा है। अपने बचपन की याद आ गई, जब कभी हम बड़ौत से आते थे बस में तो पूरी रात घूमते थे, उस टाइम ठंड रहती थी। आज गर्मी है थोड़ी मौसम में, लेकिन बड़ा आनंद आया। ये छोटा पोता है, इधर आओ, ये छोटा पोता है दर्श, और ये अर्श है बड़ा पोता, और ये पुत्रवधू और ये बेटी, हम सब लोग आए और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा हमें नौचंदी मेले में आकर आज। वैसे तो हम आते ही रहते हैं, पर इस बार कुछ अलग ही माहौल है। यहाँ पर सड़कें भी बहुत अच्छी बनी हुई है और बच्चों को बहुत आनंद आया। बच्चे स्पेशली झूले बहुत अच्छे से झूलते हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, हाँ जी, किसी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं है, सब बहुत अच्छा है। साल बाद आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आकर, सभी बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी सेफ्टी सब बहुत अच्छा है। मैं अपनी बेटी को घुमाने लाई थी, वो फर्स्ट टाइम आई है। हम चंडीगढ़ से आए हैं जी। जी बिल्कुल, हर साल सुनते थे, दीदी यहीं रहते थे, हर साल सुनते थे हम, तो इस बार हमने प्रोग्राम बनाया कि आएंगे हम। कैसा लगा नौचंदी मेला? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा इंतजाम है। पुलिस बहुत अच्छे तरीके से सेफली हमें सुरक्षा दे रही है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर। हर साल लगना चाहिए, हमने सुना था कि होली के आसपास लगता है, इस बार लेट है तो शायद हमें भी इसीलिए मौका मिला इसे देखने का। और लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हम ये दिल्ली से आए हैं जी, हमारे हाँ ये बठिंडा से आए हैं, ये दिल्ली से आए हैं जी, ये लोग मेरठ से हैं। तो हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छा एंजॉय कर रही है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जी। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। चलिए, नौचंदी मेले में आपने राइड्स नहीं देखी होंगी, हम आपको बता रहे हैं झूलों के साथ साथ इस बार राइड्स भी हैं। कैमल राइड और कैमल राइड के साथ साथ बुल राइड। जी हाँ, वैसे तो यहाँ पर मेले का व्यापार होता है। मेरठ में मेले के व्यापार ने नौचंदी की चमक फीकी करने की कोशिश की है, लेकिन मेले का स्वरूप बदला है। तो यहाँ पर कैमल राइड और बुल राइड बच्चों को खासा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बुल राइड पर बैठना और स्पीड के साथ आगे बढ़ना बच्चों को एक अलग ही आनंद के, कंफर्ट के जोन में लेकर जाता है। हंसी और ठाकों का दौर चलता रहता है। ये आज मैं फैमिली के साथ आया हूँ और ये नौचंदी का मेला है और ये हिंदू और मुस्लिम के एकता का प्रतीक है। और ये मेला हमें ये सीख देता है कि आपस में सौहार्द बनाए रखिए और भाईचारा आपस में कायम रखिए। और आज हमने ऊँट की सवारी करी है, फर्स्ट टाइम हमने सवारी करी है, हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें पहले डर लग रहा था, पर लेकिन ऐसे डर वाली कोई बात नहीं थी। हमारे बेटे ने मुझे हिम्मत दी कि डैडी आओ ऊँट की सवारी करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ऊँट की सवारी करी, बहुत अच्छा, क्या लोगों को आना चाहिए? सबको आना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है, मजे आ रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। ताजा हो गई, सही में बहुत अच्छा है। नौचंदी में वैसे सही है, मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी सही लग रहा है भाई। नहीं, बढ़िया मेला है। हाँ, लोगों को आना चाहिए ऐसा नौचंदी। इसकी सवारी भी बढ़िया लगी, फर्स्ट टाइम करिए, बढ़िया लगी। मैं यार, ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। इसमें हम पिछले 30 साल से आ रहे हैं, हर साल आते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल एटलीस्ट सीजन में एक बार तो आना ही चाहिए। हर साल में एक बार लगती है, एक बार तो आ ही सकते हैं ऐसे। नौचंदी आओ तो भाई मजे करो, नौचंदी आना है तो भाई झूले झूल के जाओ, जेब में एक बूढ़ी कौड़ी ना हो तो भाई नौचंदी में बस घूम के आ जाओ, इसे कहते हैं नौचंदी का ऑरा। चलिए, स्माइल इंटर कॉलेज का फंक्शन पटेल मंडप में है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में फिर दिल दो नौचंदी में हम आपको स्माइल इंटर कॉलेज की छात्राओं के बीच इस कार्यक्रम में लेकर जा रहे हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर सभी को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया इन परफॉर्मेंसेस देने वाली छात्राओं ने। छात्राओं की प्रस्तुतियां देखकर सभी कह रहे थे कि अगर ऐसे कार्यक्रम पूरे साल होते रहे
तो मेरठ में टैलेंट की कमी नहीं है। मुख्य अतिथियों द्वारा पार्टिसिपेट करने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। 27 मई से और 17 जून तक आज तक माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर नृत्य प्रतिदिन प्रतिभाग कर रहे हैं और आज का सांस्कृतिक प्रोग्राम जो लेकर विद्यालय आया है उसका नाम है इस्माइल नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज शास्त्री नगर की बच्चियाँ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे दी। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जी हाँ, आपसे जुड़ी खबरें ना दिखाएं, हम दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। जी हाँ, उन खबरों को एक अलग एंगल से दिखाएंगे। कोशिश हमारी ये है कि इन घटनाओं से सबक लिया जाए। जी हाँ, जब हम हरिद्वार वाले टोल प्लाज़ा पर जो पल्लवपुरम के आगे हैं वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर केवल कभी कभी जाम लग जाता है। वहाँ पर फास्ट टैग को लेकर गोलियां नहीं चलती हैं, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के काशी टोल प्लाज़ा पर फास्ट टैग्स लगाने के धंधे को लेकर जब कुछ लोग आमने सामने आ जाते हैं और उनमें गोलियां चल जाती हैं तो सवाल उठना वाजिब है। प्रतापपुर थाना पुलिस क्या कर रही है और टोल प्रशासन क्या कर रहा है? इन लोगों को किसने लाइसेंस दिया कि सरकारी सड़क पर खड़े होकर फास्ट टैग धड़ल्ले से बेचा जाए? बेच लीजिए, बेरोजगारी है, बेच लीजिए। लेकिन फिर वर्चस्व की जंग क्या एक नए दबंगई का क्षेत्र यहाँ पर बनता जा रहा है फास्ट टैग को लेकर? अगर नहीं बन रहा है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जी हाँ, इस विवाद के बारे में हम आपको बता दें। इस विवाद में दो दबंग किस्म के पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए हैं। दोनों अपने अपने वर्चस्व को लेकर पिस्टल से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, फायरिंग से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बूढ़ बराल निवासी नितिन और उसके चचेरे भाई जतिन उर्फ तुषार इस गोलीबारी में घायल हो गए हैं। नितिन के दाहिने पैर में गोली लगी है, जतिन की बाजू को गोली छूकर निकल गई है। जी हाँ, दबंगई की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है और प्रतापपुर पुलिस इस पूरे मामले में सेटिंग गेटिंग में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है इधर से फ़ोन आ जाएगा, उधर से फ़ोन आ जाएगा। इन दोनों फ़ोनों के बीच में वो किसका पक्ष ले, लेकिन लेना तो कानून का पक्ष था, संविधान का पक्ष था। फिलहाल तो घायलों को बूढ़बराल CHC में भर्ती कराया गया है। काशी टोल प्लाजा पर अलग अलग बैंकों के दो गुटों की दबंगई की ये लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई हमें बता रही है कि काशी टोल प्लाजा पर पुलिस की और प्रशासन की नज़र बहुत कम है। आपको बता दें, प्रतापपुर स्थित दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के काशी टोल प्लाजा पर इंदिरापुरम कॉलोनी के अवनीश, कपिल, दीपक और कोई और दो साथी मिलकर फास्ट टैग बेचने को लेकर विवाद शुरू करते हैं। फायरिंग होती है। फायरिंग की आवाज़ सुनकर टोल कर्मी और वाहन चालकों में अफरा तफरी मच जाती है। अब आप देखिए, अगर यहाँ से विदेशी गुजर रहे होंगे तो वो क्या अपने दिमाग में भारत की तस्वीर लेकर जाएंगे, क्योंकि दहशत इतनी ज़बरदस्त फैली कि चालक अपने अपने वाहन छोड़कर भाग गए। एसपी सिटी और ASP दोनों ही हमलावरों की तलाश में जुटे हुए हैं, ऐसा बता रहे हैं। CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन तहरीर के बावजूद खबर टेलीकास्ट होने तक शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतापपुर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर मौजूद काशी टोल प्लाजा पर फास्टैग की कैनोपी लगाते वक्त ये गोलीबारी हुई है। थाना प्रतापपुर में काशी टोल के पास ये फास्टैग का ये लोग कैनोपी लगाते हैं। इसमें दो पक्षों के बीच में आपस में कैनोपी लगाने को लेकर कहासुनी हुई है, जिसके बाद ये अवनीश और कपिल ने नितिन और जतिन के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें नितिन और जतिन को गोली लगी है। जतिन के हाथ में और नितिन के पैर में गोली लगी हुई है। इन दोनों को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी सेफ बताई जा रही है। कपिल और जो अवनीश हैं फरार हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के रोटा रोड स्थित फाजलपुर के वार्ड 25 के भाजपा पार्षद अशोक कुमार कनौजिया के घर पर रविवार रात स्कूटी और बाइक सवार 5 हमलावरों ने पथराव कर दिया। भाजपा पार्षद की तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में
जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के वार्ड 25 फाजलपुर निवासी भाजपा पार्षद अशोक कुमार कन्नौजिया ने सोमवार को थाने में तहरीर देते हुए बताया कि रविवार को वो अपनी पत्नी के साथ देहरादून किसी काम से गए थे और घर पर दूसरे परिजन मौजूद थे। रविवार देर रात स्कूटी और बाइक पर सवार होकर 5 हमलावर आए। चेहरे को उन्होंने ढक लिया, लपेट लिया गमछे से और पथराव कर दिया। घर के मुख्य दरवाजे के शीशे टूट गए। मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई है और घर के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। और उस घटना के बाद पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा। पार्षद ने मामले को लेकर कैंट विधायक अमित अग्रवाल से भी बात की है। वहीं कैंट विधायक ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर इस तरीके के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ बाइक सवार युवकों द्वारा एक पार्षद है उनके घर पर पथराव किया जा रहा है। ये रात्रि करीब 2 बजे की वीडियो बताई जा रही है। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र की वीडियो है। इसमें पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज एवं आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ सीधे लखनऊ से मिला है। सोमवार को विकास भवन सभागार में इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उसका सीधा प्रसारण किया गया, जिसको विकास भवन में सभी ने देखा। मेरठ के किसानों के 105 परिवारों को लाभ मिला है और करीब करीब 5.16 करोड़ रुपए की धनराशि के चेक सांसद, राज्य मंत्री, महापौर, विधायक और डीएम द्वारा किसान परिवारों को वितरित किए गए हैं। 29 किसानों की जिनकी दुर्घटना में मौत हुई थी उनको ये चेक सौंपे गए हैं। और राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों और उनके परिवारों की हर परिस्थिति में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ में थे सांसद अरुण गोविल। उन्होंने भी कहा कि किसानों की भलाई से ही राज्य का विकास संभव है। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने कहा जिला प्रशासन की तरफ से योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिले, ये प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है। उधर मवाना तहसील सभागार में भी ये कार्यक्रम सीधे तौर पर देखा गया, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सीधा उद्बोधन यहां पर सुना गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दिनेश खटीक द्वारा मवाना तहसील क्षेत्र के आश्रित परिवारों को 5-5 लाख रुपए के चेक बांटे गए। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्यों ने राज्य मंत्री दिनेश खटीक के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। दिनेश खटीक राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मुखिया आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में किसानों, नौजवानों, बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे पहले। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसान दुर्घटना बीमा में आज जो किसान थे हमारे उत्तर प्रदेश के, वो किसी दुर्घटना में शिकार हुए थे, उन लोगों की पीड़ित परिवार को, चाहे वो उनके पिता हों, चाहे पीड़ित की माँ हो, चाहे पीड़ित की पत्नी हो, चाहे उनके भाई हो, उनको 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को देने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज सीधा उनके खाते में देने का काम किया है। उसी में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 11,000 से ऊपर लगभग लाभार्थियों को इसका लाभ देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं और किसान जो हमारे देश का किसान भगवान की तरह है, यदि उसकी दुर्घटना में किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए कृषि दुर्घटना बीमा के अंतर्गत देने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वहीं उसी के साथ साथ अंबेडकर नगर से इसकी शुरुआत की है और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना व अन्य योजनाओं का भी आज कार्यक्रम था। उसी की निमित्त आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन है कि सभी विधायक, सभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर के लाभार्थियों को, जितने भी कृषक दुर्घटना बीमा में इसके लाभान्वित हैं, उन लोगों को लाभ देने के लिए उनको प्रशस्ति पत्र 5 लाख रुपए जो उनको देने थे वो उनके अकाउंट में सीधा गए हैं।
और उसी को देने के लिए आज मैं हस्तिनापुर विधानसभा की अपनी मवाना तहसील में जो हमारे पीड़ित लोग थे, हमारे पीड़ित परिवार हैं, उनको ये चेक देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इंचौली थाना क्षेत्र के एक ही गांव के रहने वाली एक महिला एसएसपी कार्यालय पर पहुंची और जन सुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि 12 तारीख को जब वो अपने घर में बेटे और बेटी के साथ काम कर रही थी, तभी गांव के रहने वाले अकबर अलवी, खालिद अलवी और रिहान सहित 3 से 4 व्यक्ति उनके घर में जबरन घुस गए और बेटे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। जब उनकी बेटी अपने भाई को बचाने के लिए आई है तो आरोपियों ने बेटी के साथ भी अभद्रता की और अश्लील हरकत करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से पीड़ित परिवार को बचाया। थाना पुलिस इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जन सुनवाई कर रहे अधिकारी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। चलिए, मुस्लिम परिवार की शादियों में कभी दहेज तो नहीं हुआ करता था, लेकिन अब दहेज हो रहा है तो खबर तो दिखानी पड़ेगी। दहेज के खिलाफ एक बहादुर लड़की, बहादुर परिवार की ये जंग है, क्योंकि दहेज में बुलेट नहीं मिली तो शादी करने से इनकार कर दिया लालची दूल्हे ने। सोमवार को बारात आनी थी। दुल्हन के घर वालों ने तैयारियां पूरी कर रखी थी। दुल्हन सज धज कर मेहंदी लगाए बैठी थी। बारात का खाना बन चुका था, लेकिन दहेज लोभी दूल्हा और उसका परिवार बारात लेकर नहीं पहुंचे और दूल्हे के पिता से फोन पर संपर्क किया गया तो दूल्हे के पिता ने बुलेट बाइक की मांग कर डाली। दुल्हन पक्ष ने असमर्थता जताई तो दूल्हे के पिता ने बारात लाने से मना कर दिया और मामला लिसाड़ी गेट के थाना इलाके में दर्ज हो गया। उमर गार्डन का ये मामला है। आयशा परवीन की शादी खजूरी के रहने वाले जीशान से तय हुई थी, जहां पर ये मंजर हमारे सामने आया है। बताया गया है कि दूल्हे को 2 लाख रुपए पहले ही मंगनी में नगद दे दिए गए थे। फिर उन्होंने बारात लेके नहीं आए क्योंकि वो बुलेट मांग रहे थे। फिर मेरा बुलेट का हिसाब नहीं है, मैंने 2 लाख रुपए दे रखे हैं उन्हें। फिर वे कहने लगे नुका बुलेट कब दे रहे हो? मैंने कहा अभी हमारा हिसाब नहीं है बुलेट का। उन्होंने नुका तुम्हारा हिसाब नहीं है बुलेट का। मेरे लड़के को बुलेट मिली भी यार, स्प्लेंडर मिली मुझे जहाँ कल बारात आई उनकी। मेरा बुलेट का हिसाब नहीं है तो कहने लगे तू अपना घर, मैं अपना घर। बारात लेकर आई नहीं, मेरा सारा खाना नूई बना रखा। लड़की के मेरा हल्दी लग रही है और मेहंदी लग रही है। नूई बेटी 500 का। अब टाइम का टाइम हुआ है, बुलेट की मांग कर रहे हैं। बिचौलिया कह रहा है मुझे एक्टिवा चाहिए। अब बारात आने में, आज बारात आती 2 बजे, बारात उन्होंने साफ मना कर दिया, बारात नहीं ला रहे हैं। नौचंदी थाना क्षेत्र में हापुड़ अड्डे पर देर रात 22 साल के युवक की सीने से सटाकर गोली मार दी गई। ये मामला तब है जब नौचंदी मेले के चलते चारों तरफ बेहद सुरक्षा का आलम है, क्योंकि नौचंदी के अंदर 100 पॉइंट्स पर जब सुरक्षा का आलम है तो बाहर कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। और ऐसे में अगर सीने से सटाकर गोली मार दी जाती है तो आपको एक बार फिर सुरक्षा के जितने भी इंतज़ाम हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा। मृतक का नाम जुनेद है। वो अपने चचेरे भाई सलीम के साथ नौचंदी मेले से घर लौट रहा था। हापुड़ अड्डे के पास युग हॉस्पिटल के पास पहुंचने पर बाइक पर आए सलमान नाम के आरोपी ने जुनेद को गोली मार दी और हत्या कर वो फरार हो गया। पुलिस मृतक के चचेरे भाई सलीम से पूछताछ में जुट गई है और इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जुनेद कपड़ा बुनाई का काम करता था। सोमवार को चचेरे भाई सलीम के साथ नौचंदी मेले आया था और फिर एक बार पुलिस को इस घटना को खोलने में किसकी मदद चाहिए? सीसीटीवी की मदद चाहिए, क्योंकि चौपलों पर तो सिपाही नदारद रहते हैं। सर मैं अपने काम पर था, दुकान पर था। मुझे कॉल आई मेरे भाई की, जिन्होंने बताया कि फला जगह आ जाए मेडिकल में कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है। वहाँ मैं आया तो यहाँ आकर देखा यहाँ पे भैया को किसी ने गोली मार दी। यहाँ आकर मुझे पता लगा। भैया का नाम आपके? मेरा चचेरा भाई है जुनेद, जिनका कंकाखेड़ा के गांव लाला मोहम्मदपुर का रहने वाला 9 साल का बच्चा सैफ 15 जून से लापता है। परिजनों ने उसकी कंकरखेड़ा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अभी तक पता नहीं चल पाया है और परिवार परेशान है। पुलिस गांव और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। उधर कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के टीकाराम कॉलोनी से एक और युवक
लापता हो गया। युवक का नाम अनुज है। मंगलवार को अनुज के परिजन कंकरखेड़ा थाने पहुंचे और उन्होंने पुलिस को बताया कि अनुज का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और पत्नी मायके में रहती है। अनुज जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी करते हैं। सोमवार दोपहर से अनुज लापता है। पुलिस अनुज को सीसीटीवी के माध्यम से तलाश कर रही है। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल। मोदी योगी की टीम क्या यूपी के लिए है उपयोगी? यह हमने कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों को। उनके साथ बैठक करते हैं उनके गेस्ट हाउस में। और ये जो कार्यक्रम है ये लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्यक्रम है और सिटी हलचल तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता पक्ष को और विपक्ष को, दोनों की विचारधाराओं को आपके सामने लाकर रखता है। हम सिर्फ एक माध्यम है। हमारी ना ये आइडियोलॉजी है ना वो विचारधारा है। हम तो सिर्फ इनकी भी बात उनकी भी बात आपके सामने रख रहे हैं। और क्यों रख रहे हैं भैया? इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब आप वोट देने जाएं तो जात पात और धर्म से उठकर विकास के एजेंडे पर वोट दें। मोदी सरकार के 11 साल पर सत्ता पक्ष के क्या विचार थे, उसकी पहली बैठक में पहली कड़ी में कैंट विधायक अमित अग्रवाल पुरजोर तरीके से बता रहे थे कैसे ये गोल्डन पीरियड है, अमृत काल है। तो अब विपक्ष क्या क्या अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, इस पर भी तो नजर डालना बहुत जरूरी है। वन वे की कन्वर्सेशन तो सही नहीं लगता। जी हाँ, अब आपको देखना और सुनना है किस तरीके से रफीक अंसारी बता रहे हैं इन 11 सालों के बारे में। शहर के विधायक दूसरी बार बने रफीक अंसारी। मोदी सरकार के 11 साल उनकी नज़र से, उनकी पार्टी की नज़र से, विपक्ष की नज़र से कैसे हैं, इस पर हमने सीधे सवाल पूछे और ये प्रश्न पूछने पर वो हमसे उल्टा ही सवाल करने लग गए कि भाई पत्रकार साहब ये बताइए, योगी सरकार के 8 साल बीजेपी क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रही है जैसे मोदी सरकार के 11 साल सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में बैठकें होती है। 11 सालों में रफीक अंसारी कह रहे हैं संसाधनों की बर्बादी हुई है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, नगर निगम में पिछले 50 सालों में कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो इन 8 और 11 सालों में अगर ये अमृत काल है तो आपने क्यों नहीं नियुक्तियां की हैं, अपॉइंटमेंट किए हैं? सवाल है उनके। मोदी सरकार के 11 सालों पर सपा विधायक रफीक अंसारी से सीधे सवाल, रफीक अंसारी के सीधे जवाब। सिटी हलचल की इस बैठक में, सिटी हलचल के इस विशेष कार्यक्रम में क्या मोदी सरकार के 11 साल जनता के लिए भी हैं बेमिसाल? देखिए, मोदी सरकार के 11 साल और मोदी सरकार के 11 साल सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है बेमिसाल, लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? और सिटी हलचल सभी का चैनल है, पक्ष को भी विपक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को भी बराबर का मौका देते हैं, जिससे जब चुनाव आए तो आप खुद डिसाइड कर सकें कि वाकई ये जो 11 साल बीते हैं या जो टाइम बीता है वो बेमिसाल है सत्ता पक्ष के लिए, या उसमें विपक्ष ने जो सवाल उठाए उनमें दम है। तो चलिए इसी सफर में बात करते हैं मेरठ शहर के विधायक और काफी समय तक सभासदी के साथ, बेदाग सभासदी के साथ जनता के बीच में रहकर काम करने वाले और अब वर्तमान में दूसरे टर्म में सपा विधायक रफीक अंसारी से। विधायक जी आदाब, नमस्कार, जय हिंद। पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सिटी चैनल के पूरी टीम को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि बहुत लंबा सफ़र तय किया है सिटी चैनल ने और जो सच्चाई और जो हकीकत दिखाते हैं ये इस पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ सिटी चैनल के पूरी टीम को। शुक्रिया सर। सर 11 साल बेमिसाल है? नहीं, हाँ बेमिसाल हैं। वादा किया था कि नई सरकार बनेगी, मोदी सरकार बनेगी, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे, काला धन आएगा, काला धन जाएगा, वाइट धन आएगा, 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, किसी खाते में आए नहीं, ना अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आए तो बीजेपी के लोगों के आए,
सरकार के लोगों के आए, आतंकवाद खत्म होगा, कहीं आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, बेरोजगारी खत्म हो गई, रेल बिक गई, हवाई जहाज बिक गए और यहाँ तक के लाल किला भी बेच डाला। 2 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा किया था 1 साल में, किसी को नौकरी नहीं मिली। ये अच्छे दिन आए। नोटबंदी कर दी, लाइन में लगकर हजारों लोग, लाखों लोग मर गए। ये अच्छे दिन इस सरकार के आए हैं, ये बेमिसाल हैं। सड़कों का जाल, मेरठ से दिल्ली तक 45 मिनट का सफर, ये बीजेपी का ग्राउंड जीरो का नेता से लेकर ऊपर तक का नेता कह रहा है कि बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। देखिए, ये तो कोई सरकार बनती, आज़ादी के बाद जो सरकार बनी है तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ कराया ही होगा। पहले कच्चे में तो नहीं चलते थे, तो जो सरकार बनती वो तो करेगी कुछ ना कुछ। लेकिन ये भी तो काम किए, ये वादा किए थे, ये वादे को पूरे होंगे उनके। और आप देश की सरकार को तो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 8 साल की सरकार जो हुई उस पर बात नहीं कर रहे आप। कब हुई सर 8 साल की सरकार? ये इसी महीने में हुई जी। उस पर बात नहीं करेंगे आप? जी। उत्तर प्रदेश का चैनल है ये, मेरठ का चैनल है, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे? कितनी मामूली चीज हो गई। 8 साल तो बड़ी बात है। योगी सरकार की 8 साल, योगी सरकार के 8 साल, उस पर क्यों बात नहीं कर रहे आप? क्यों बीजेपी 8 साल में बात नहीं करी? कितनी मामूली चिंग में मार दिए गए, गाय के नाम पे मार दिए गए, बछड़े के नाम पे मार दिए गए, आप समझ लीजिए एनआरसी के नाम पर मार दिए गए, बेगुनाह लोगों को कितने हत्याएं लोगों की कर दी गई, एनकाउंटर कितने कर दिए गए बेगुनाह लोगों के, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? लेकिन केंद्र सरकार तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई है, 5वीं से अब तीसरी अर्थव्यवस्था पर। ये सब कागजों में है। आप रोजगार मिला लोगों को? कहाँ है रोजगार, कहाँ है नौकरियां? बताओ ना। आप बच्चे को पढ़ाते हो, लिखाते हो, इसलिए पढ़ाते हो, इसका मुस्तकबिल बनाएंगे, इसका भविष्य बनाएंगे, लेकिन कहाँ है नौकरी? कहीं है? कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अब पकोड़े तलेंगे हम सब, चाय की दुकानें करेंगे हम, चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो चाय वाला तो बड़ा आदमी बन सकता है देश का। ये तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, जब हमने शपथ ली थी तो शपथ ली थी हमने, मैं इस संविधान की शपथ देता हूँ, सच्ची निष्ठा, सबके साथ, अखंडता के साथ मैं काम करूँगा। क्या एकता और अखंडता के साथ काम हो रहा है? भेदभाव नहीं बढ़ता जा रहा? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है? नहीं बन सकता। इस देश में मुसलमानों की सरकार बन सकती है? नहीं बन सकती। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्यों मारा जा रहा मुसलमानों को? सर, राष्ट्रपति तो 2-2 बने, 3-3 बने हैं सर मुसलमान। हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं। इस देश के अंदर पावर, शक्ति, ताकत जो होती प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति तो एक रुतबे का पद है, हाथ में प्रधानमंत्री के। देखिए, प्रतिद्वंदी को तंग किया जाता, जो सामने विरोधी होता उसको तंग किया जाता, उसको मारा जाता, उसको सब कुछ किया जाता। मुसलमान क्या मांग रहा आपसे? इस देश के अंदर ना रोजी मांग रहा, ना रोटी मांग रहा, ना नौकरी मांग रहा, ना सरकार मुसलमानों की बनेगी, ना मुसलमानों का प्रधानमंत्री बनेगा। भाई, हमने क्या बिगाड़ा? क्यों मार रहे हो हमको? क्या मांग रहे हैं हम आपसे? बताओ, इस सरकार बताओ ना कोई कि मुसलमानों को प्रधानमंत्री बनेगा, इसलिए मार रहे हैं? ना बने इनका। मुसलमानों की सरकार बनेगी इसलिए मार रहे हैं, मुसलमानों की सरकार ना बने। मुसलमान नौकरी मांग रहा तुमसे, इसलिए मार रहे हो कि नौकरी ना देनी पड़े। रोजी मांग रहा आपसे, रोटी मांग रहा आपसे मांग रहा यार हमको कमा के अपने बच्चों का पेट पालने दो। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो हिंदू और मुसलमान ने एक थाली में खाना खाया था, और हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी कि हम सब भाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तब ये मुल्क आज़ाद हुआ था, तब गुलामियों से हमारी जंजीरें टूटी थी, इसलिए आज़ाद कराया था हम इस मुल्क को। और जब ये मुल्क का बंटवारा हुआ, हमें अधिकार था, इन्हें अधिकार नहीं था पाकिस्तान जाने का। हमें अधिकार था कि हम हिंदुस्तान में रहें, पाकिस्तान में रहें। हमारे बुजुर्गों का इस मिट्टी में खून है शामिल,
इसलिए हमने इंतखाब किया, चुना कि हम भारत में रहेंगे। हमारे हिंदू और मुसलमान भारत में भाई भाई हैं। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? नाइंसाफी। इन 11 सालों में आपका कहना यह है कि जिस कौम के लिए 3 तलाक जैसा कानून बना कर दिया, उसके साथ दुर्भाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। भेदभाव इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमान बांट के रख दिया, रंगों में भी बांट दिया, दंगे फसाद कराने शुरू कर दिए, ठेलों पे लिखवा दिया हिंदू और मुसलमान का सामान नहीं लेंगे। अपना नाम लिखवाना पड़ेगा मुसलमान को कि क्या नाम है आपका, क्या सामान बेच रहे हो आप। सर मैं अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने हिंदुओं से सामान लेना बंद कर दिया है, मैंने मुसलमानों से सामान लेना बंद कर दिया, आपको लगता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्होंने की तो कोशिश है, ये इस सरकार की तो कोशिश है। नहीं सर, उसमें अगर थूक जैसी चीजें आती हैं तो वो एक किसी आदमी पे अगर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो दोषी है वो तो कानून सबके लिए बराबर है। तो हमारे लिए क्यों? क्या आप साहब नाम लिखेंगे? कानून जुर्म पे एक कौम का ठप्पा क्यों लग जाए, आपका कहना यह है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो, हाई कोर्ट ना हो, अदालतें ना हो तो यकीन मानिए हम लोगों का क्या असर हो जाए अब कोई पूछने वाला नहीं। मंदिरों पे, मस्जिदों पे इनको बढ़ावा दिया जा रहा। आजादी के बाद ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए सीट की खातिर, वोट की खातिर इन्हें आपस में लड़ाओ। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को। मेरठ के अंदर बहुत कोशिशें रहीं, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं लड़ा और आप दूसरी बार विधायक बन गए। अरे हम, मैं आपके सामने मिसाल हूँ। एक गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा जो इस मेरठ में सबसे कमजोर, सबसे गरीब हो, उसकी मेरठ के हिंदू और मुसलमानों ने विधायक बनाया। जुलाहे का बच्चा। मैं कह रहा हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और जीवन में उनका एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता, मेरा पूरा परिवार नहीं चुका सकता। जो उन्होंने मुझे नवाजा, जो मैंने इज्जतें दी, पूरे जीवन में उनकी खिदमत करने का काम करूँगा। मजबूरी है, हम विपक्ष में हैं। सरकार अगर हमारी होती, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरे काम करने की शक्ति है। 3 बार पार्षद रहा हूँ, इच्छाएं हैं हमारी, इस शहर को चमन बना देता हूँ। लेकिन आज बदहाली है, हम तो लाचार हैं, कोई सुनने वाला नहीं। हालात बहुत खराब हैं, हिंदू और मुसलमान में बांट दिया है। आम लोग निकलते हुए डर रहे हैं, दहशत और खौफ के जीवन गुजार रहे हैं अपना। शाम को जब लड़का उसका घर से जाता है तो उसकी माँ दरवाजे पे खड़े होकर दुआएं मांगती है, देर हो जाती है तो मेरा बच्चा नहीं आया। कभी पता लगा किसी थाने में बंद कर दिया हो, कभी उस थाने में, कभी उस थाने में। जब आ जाता घर तब अल्लाह का शुक्र अदा करती है, अल्लाह खैरियत से आ गया। सर जो 3 तलाक का कानून दिया है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए दिया है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए दिया है, उनको मजबूत बनाने के लिए दिया है। ये 11 साल की उपलब्धियों में नहीं गिनना चाहिए। देखिए, कानून जो है ये एक संविधान है, संविधान सब के तहत सरकार चलती है, संविधान से कानून बनता है। तो मुसलमानों के लिए क्यों? हिंदू और मुसलमान सब एक हैं। और यहाँ पर आपका कहना है कि एक ही संविधान से हिंदू औरत और मुसलमान औरत को देखना चाहिए था। देखो, यहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, ये मुल्क आज़ाद है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। सबको अपने धर्म में जीने का अपना तौर तरीका से, अंदाज से हर जीता। हिंदू अपने अपने तौर तरीकों से जीता, अपने रीति रिवाज से जिया था, अपने शरीयत के हिसाब से, ईसाई अपने हिसाब से, जैन अपने हिसाब से, सिख अपने हिसाब से। तो क्यों आप दखल दे रहे हैं? सिर्फ उनका क्या लाभ है सरकार का? इससे सरकार का क्या लाभ है? इससे हम थोड़ी जाके कह रहे हैं कि ये कानून बना दो, तुम अपना आप भी बना रहे हो। सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान को रंग देना है, राजनीति रोटियां सेकनी है। हमारा लाभ नहीं है इससे। आज भी जो हो रहा है, सहमति से अगर विचारा नहीं मिल रहे एक दूसरे के, मियाँ बीवी के, तो उसी हिसाब से समाज तय करता है। अलग हो जाते हैं। तुम कहाँ घुस गए इस बीच में भाई आके? और मुस्लिम औरतें भी तलाक लेने के लिए अदालत शरण जाती हैं। मजबूरी के तहत। जब उसे न्याय समाज नहीं मिलता तब अदालत जाती है। वो ऑप्शन भी खुला। उसके बाद भी लास्ट में फिर फैसले होते हैं, फिर भी समाज के बीच में फैसले होते हैं। तो भाई जब हम नहीं चाहते तो तुम क्यों करना चाहते हो? तो ये विफलता है। वक्फ बोर्ड का मामला देखिए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। वक्फ बोर्ड का मामला देखिए। भाई हम तो आपसे कह नहीं रहे हैं, ये हमारी संपत्ति है,
सरकार की संपत्ति थोड़ी है, तुम हमारे उसमें क्यों घुस रहे हो? भाई जैनों की भी है, ईसाइयों की भी है, सरदारों की भी है, सबकी है, हिंदुओं की भी ट्रस्ट है, सबके अपने अपने। जब तुम उनके लिए कानून कुछ, हमारे लिए कुछ और, ऐसा क्यों? मेरे पैमाने में कुछ, उसके पैमाने में कुछ। देख साकी तेरे मैं खाने में ना हो जाए कुछ। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, सबका भारत है। ये कैसे कैसे हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क में आज़ादी दिलाई है, गुलामियों की जंजीरें तोड़ी हैं, अंग्रेजों को भगाया है, और उनको याद करिए। ये वे तो चले गए, अब ये वाले अंग्रेज आ गए हमारे पीछे। ये भी ऊपर वाला देख रहा है, इनको भी जाना है, इस दुनिया से सबको जाना है, कोई नहीं रह सकता इसमें। जो याद करा जाएगा वो इंसाफ, ईमानदारी याद करी जाएगी, और सबको एक नजर से देखना, एक नजर से देखना, कानून की एक दृष्टि। संविधान ने जो कानून दिया है, बाबा साहब ने हमारे कानून बनाया, उसके तहत आपको चलना है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें क्यों बांट रहे हो आप, क्यों अलग कर रहे हो हमसे? मैं विधायक रफीक अंसारी से ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ना मैं सभासद रह चुके रफीक अंसारी से ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ जो हम लोगों के साथ बैठ के एक ही दस्तरखाने पर बैठकर बातें किया करते थे। क्या वक्फ कानून के आने से उन गरीब मुस्लिमों को फ़ायदा नहीं होगा जो दीन की जो चीज़ें थी वो उन तक नहीं पहुँचती थी, ऊपर वाले तबके पर ही रह जाती थी? बड़े रईस मुसलमानों का उस पर कब्जा है, ये बीजेपी का कहना। मुझे अब तक ये बताइए, आप कितने मुस्लिम क्षेत्रों में जाइए जी, कहीं दूर दूर तक कोई सरकारी स्कूल है? कुछ दिया सरकार ने? कोई हॉस्पिटल है दूर दूर तक? मेरठ के अंदर, मेरठ की बात आ जाओ, सारे देश को छोड़ दीजिए आप, मेरठ में 2 हॉस्पिटल है सरकार के दी, कोई तीसरा बना अब तक आज़ादी के बाद? क्या जरूरत नहीं है मुसलमानों को पढ़ाई लिखाई की? सभी को है सर, मुस्लिम क्षेत्रों में नहीं है। भेदभाव कितना हो रहा है, क्या इनमें बीमार नहीं होते? सर सीएचसी और पीएचसी तो है। कहाँ है बताओ ना आप। सामुदायिक केंद्र तो है। अरे भाई कहाँ है बताओ, मेरठ में बताइए कहाँ है? मेरे विधानसभा में देखिए आप, वहाँ की हालत देखिए आप जाकर, कितने मरीज आपको मिलेंगे, आपको कितने डॉक्टर बैठा मिलेगा? कोई कुछ नहीं, सब व्यवस्था खराब। मेडिकल में देख लीजिए आपने, प्यारेलाल में देख लीजिए आप, वहाँ पे क्या हालत है, कुत्ते आप घूम रहे हैं वहाँ, कौन इलाज कराना चाहता है वहाँ? कोई कॉलेज बता दीजिए। सरकारी स्कूलों की हालत ये है, टीचर कम, बच्चे ज़्यादा, टीचर कम। यह सामने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जो आपके टाइम में खुला था। जी हाँ, हमारी सरकार ने बनाया था। 1800-1900 लड़कियाँ उसमें, और टीचर हैं 10। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जाके पूछ लो आप जाके। तो अब इस पे ध्यान नहीं देनी चाहिए सरकार को? वक्फ बोर्ड पे तो घुस गए आके, 3 तलाक पे तो 3 तलाक पे घुस गए आपके। पहले जरूरत शिक्षा की है, उसे स्वास्थ्य की है, उस पर बात करें ना, क्या दे रहे हैं हमें? अगर इतनी हमदर्दी है मुसलमानों से इनको, तो पहले ये दे। मैं नहीं दे रहे, सिर्फ अपनी वोट की चिंता है कि इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, टीवी चैनलों की टीआरपी कैसे बढ़ी जाएगी, खबर कैसे बनेगी, उस पर चर्चा कर रहे हैं। जमीनी क्वेश्चन कुछ और है। एक सवाल और, जब हम बीजेपी के 11 साल की बात करते हैं तो उसमें धारा 370 और कश्मीर का मामला भी जरूर उठता है। आप क्या कहेंगे, कश्मीर मुद्दे पे ये सरकार पास है या फेल है? धारा 370 से हमारा क्या लाभ है, हमें ये बता दो आप। बीजेपी को क्या लाभ हुआ? आतंकवाद खत्म हो गया वहाँ, अभी बेलगांव की घटना हुई है, खत्म हो गया ना। धारा 370 से हमारा क्या लाभ है? धारा 370 से होगा कश्मीरियों को लाभ होगा, जम्मू के लोगों को होगा, कश्मीर के लोगों को होगा, उनका तो और नुकसान हुआ उससे। धारा 370 का मतलब ये है कि वहाँ जमीन कोई भी ले सकता है, पहले नहीं लेता था। सरकारी नौकरियों में पहले जम्मू और कश्मीर के लोग लगते थे, वहाँ अगर कोई वैकेंसी निकलती थी, आप कहीं का भी लिख लेगा, तो नुकसान तो उनको हुआ, उनका मसला है। हमारा क्या लाभ है उससे? क्या आतंकवाद खत्म हो गया वहाँ से? आम आदमी को धारा 370 से क्या मतलब? और वो अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो फिर क्या फर्क पड़ रहा उससे? सब बराबर है, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब, हमारा क्या लाभ है उससे और हमारा क्या नुकसान है उससे? नुकसान होगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों होगा, नौकरी उन्हें नहीं मिलेगी। जमीन खरीदे, आप कोई खरीद लो वहाँ जमीन,
अब तो खरीदने वाला मिल नहीं रहा। ये जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं जी, उनके लिए धारा 370 फायदा हुआ। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे, बड़ी बड़ी मिलें लगाएंगे। यहाँ का लोग रह लेगा मजा क्या? कोई नहीं रह लेगा। 370 में तो लोग काम कर रहे थे, अब मुश्किल हो गया। अब मुश्किल हो गया। कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनको जो है अपना वोट बैंक बढ़ाना है। मैंने बताया ना 15-15 लाख के वादे नहीं करे थे जी, दिया किसी खाते में? अच्छे दिन आ रहे हैं क्या? काला धन खत्म हो गया क्या? आतंकवाद खत्म हो गया क्या? और ये हो गया, हवाई जहाज भेज दिए इन्होंने, रेल भेज दी इन्होंने। आप देखिए लाल किला तक में जाकर देख लीजिए, आप लाल किला भेज दिया इन्होंने। तो क्या कर रहे हैं ये? नौकरियां खत्म हो गई, कोई मतलब नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था 1 साल में, क्या नौकरी दे दी इन्होंने? 60,000 तो कल सिपाहियों को वो दिया है नियुक्ति पर। अरे भाई 60,000 नहीं, 2 करोड़ 1 साल में। तो इतने रिटायर कितने हो गए? आप मेरठ पे आ जाइए आप, 50 साल हो गए नगर निगम में वैकेंसी निकली हुई। 50 साल। आप पूछो जाकर सवाल कि कितने दिन हो गए नगर निगम में नौकरी आपने लगाई हुई, एक वैकेंसी नगर निगम की बताओ। ये सिटी हलचल है, जिम्मेदारी है आपकी। आप यहाँ के डीएम से पूछिए, यहाँ के कमिश्नर से पूछिए, यहाँ के नगरायुक्त से पूछिए, कितने दिन पहले ही वैकेंसी निकली थी यहाँ पर, और वो रिटायर हो गए लोग कहाँ चले गए? उनकी जगह कौन काम कर रहा है? बड़ा सवाल। बताइए आप क्या हालात होंगी इस शहर की? ये स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है। ऐसे बनेगी स्मार्ट सिटी? वैकेंसी जो निकाली नहीं, 50 साल पहले वैकेंसी निकली होंगी, याद नहीं मेरे, हो सकता उससे पहले निकली। एक भर्ती नहीं करी। सफाई कर्मचारी सारे रिटायर हो गए होंगे, एक नहीं। पहले आपके जमाने, हमारे जमाने भिस्ती होते थे सक्के, वो शाम को आते थे, सुबह कहाँ है वो हिंदुस्तान नहीं था क्या? बताओ कहाँ चले गए वो रिटायर हो गए तो उनकी जगह कौन लग गए? सब व्यवस्था चौपट है, सब डेली विजेज पर सब लगा रखे। संविदा भी खत्म कर दी, संविदा भी कर दी, कंपनियों को दे दिए। विधायक रफीक अंसारी जी, आपने इतने सारे संगीन आरोप भी लगाए, लेकिन इन सवालों के साथ विपक्ष सड़क पर नजर नहीं आता। बड़े लोगों से बात करो, विपक्षी नेताओं से, वो कहते हैं जब तक जनता नहीं उतरेगी तब तक काम नहीं चलेगा। सही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कैसे उतरेगा भाई? कानून ऐसा बना दिया, जो धरना प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा। मुकदमा कायम हो जाएगा, 2 साल की सजा कर देंगे उसकी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्य समाप्त नहीं होगी तो सजा हो जाएगी, वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हर राजनीतिक आदमी का एक सपना होता है कि मैं एमएलए बनूं। जब उसे सजा हो जाएगी तो एमएलए कहाँ बनेगा? जनता चुनेगी, जनता के लिए लड़ेगा, वहां उसे सजा हो जाएगी। आपके सामने हो नहीं रही 2-2 साल की सजा। ये कानून ला दिया इन्होंने, कौन सड़कों पर उतरेगा भाई? हर आदमी चाहे मेरी सदस्य न जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले ये कानून नहीं था, धारा 144 लग रही। आप उनके खिलाफ सड़कों पर उतरोगे जनता की समस्या लेकर, तो आप मुकदमा कायम हो गया, आपको जेल भेज देंगे आप। विपक्ष लोगों को तो खास तौर से हो रहा है यह काम। तो कैसे उतरे? ये तो इमरजेंसी से भी ज्यादा है। इमरजेंसी में ये सब होता था, ये तो इमरजेंसी से भी ज्यादा इमरजेंसी हो रही है। ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, तानाशाही लोगों की सरकार है, हिटलर शाही चल रही है टोटल। आप देखिए, आपके सामने जनता के सवालों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर धरने प्रदर्शन होते थे। अब कौन धरने प्रदर्शन कर रहा? सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे, फट मुकदमा कायम। सरकार के इशारों पर अधिकारी चलते हैं। अब संविधान के तहत सरकार नहीं चल रही, अब तो इनकी मर्जी के मुताबिक सरकार चल रही है। किस पे मुकदमा लगवाना, किस पे क्या करना, किसको क्या करना। अब आप देखो ना, एमपी एमएलए कोर्ट अलग से बना दी गई, 6 महीने में रिजल्ट आ जाए उसका। जो देखो ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, इसे मुकदमा कायम करो, सजा कराओ इसे। ये हालात है। तो धरने प्रदर्शन सरकार को, फिर बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? देखिए, उनके पास फार्मूला है, हिंदू मुसलमान कराओ,
और सरकार बनाओ। काम कोई करना नहीं है, लेकिन कब तक चलेगा ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ऊपर वाला देख रहा है, सब देख रहा है ऊपर वाला। ऊपर वाले की सरकार सबसे बड़ी है। हिंदू मुसलमान तो दुनिया में आके बने हैं। आप अपने काट के देखो, मेरे काट के देखो, दोनों का खून लाल निकलेगा। अगर मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ी है, मेरे परिवार को बीमार है, कुछ है, और मुझे अगर ज़रूरत पड़ी है, तो मैं नहीं कहूँ मुझे मुसलमान का ब्लड चाहिए, हिंदू का चाहिए। आनंद अस्पताल में या मेडिकल में ये पता नहीं चलने का किसका ब्लड चाहिए, मुझे ब्लड की ज़रूरत है। तो पहले हम हिंदुस्तानी हैं, पहले हम इंसान हैं। इस सरकार को भी मैं नसीहत देना चाहता हूँ, हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, सबके साथ भेदभाव नहीं, आप ना बरतो, सब आपके हैं। सरकार एक कोना आपका है। सरकार का मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री। ठोकर नीति मत अपनाओ, सब तुम्हारे हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अपनी जानिब से आपने शपथ ली है संविधान की, उसके तहत आप काम करो तो सबको फायदा होगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, शहर विधानसभा में कितने मुस्लिम्स के आयुष्मान कार्ड है? देखिए कितने लोगों ने बनवाया। ये सत्ता का सवाल है कि आयुष्मान कार्ड जो बने, इन्होंने कोई सर्वे नहीं करा। वहां बैठ के लिस्ट में छांट लिए, ऊपर से डाउन के जरिए इन्होंने सर्वे कराया और वहीं से अंदाजे से वहीं से आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए। उसमें लिस्ट में नाम दिए। किसी के घर कोई सर्वे नहीं करा, किसी जनप्रतिनिधि से किसी पूछा नहीं, चाहे बीजेपी का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी से नहीं पूछा कौन गरीब है कौन अमीर है, ना उसके मौके पे आके सर्वे करा। अपना आप लिस्ट ऑटोमेटिक आ गई और उसमें जिसका बन गया ठीक, जिसका नहीं बना तो ठीक। सर अंतिम 3-4 सवाल हैं, बड़े फास्ट है। आप जिला अस्पताल लास्ट टाइम कब गए? जिला अस्पताल तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैं दवाई वगैरह वहीं से लेकर आता हूँ। तो सर वहाँ पर तो बहुत मुस्लिम्स पहुँचते हैं सर। नहीं, मुस्लिम और हिंदू सब पहुँचते हैं जी। लेकिन मेरी वालदा का भर्ती भी मैंने, जब मेरी वालदा बीमार हुई तो मैंने सबसे पहले वहीं भर्ती कराया। लेकिन वहाँ के स्टाफ, वहाँ के हालात ऐसे कि आप अगर आदमी जिंदा जाएगा तो मरा हुआ निकलेगा। इन 11 सालों में नहीं बदला ना, सवाल ही नहीं होता। मैंने भाई साहब 2 दिन वहाँ रहा, जब देखा वहाँ का स्टाफ तक नहीं सुन रहा, वहाँ का हालात बहुत खराब देखे। विधायक के तौर पर बराबर में आदमी मर गया, उसके बराबर हमारी वालदा बराबर में बैठी, उसके बराबर में आदमी मर गया, 6-7 घंटा मरा हुआ पड़ा रहा, उसे आको देखने नहीं आया। मेरी वाइफ ने कहा यहाँ तो वैसे ही मर जाएंगे, अम्मा को पता लग गया कि मर गया, बराबर में पड़ी लाश, तो ये तो वैसे ही मर जाएंगी। मैंने वहाँ से डिस्चार्ज कराया। आप पूछें जाके प्रिंसिपल से बात करना इस बारे में। मैंने आनंद में कराया। जब हम तो सरकारी वादी हैं, अगर हम सरकार के हॉस्पिटलों में हम इलाज नहीं कराएंगे, सरकार के सारे बच्चे मेरे छोटे स्कूलों में पढ़े हैं, अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कैसे मैसेज जाएगा? वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। अगर यहीं के नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा ये सब प्राइवेट सेक्टर में चला गया। कोई इलाज नहीं कराता सरकारी हॉस्पिटल में, वो जाता है जो समझ लीजिए जिसका लाइलाज हो जाता हो या जिसका मिजान नहीं है। नहीं है ही नहीं उसे पैसे, ये लाइलाज हो गया कहाँ जाए, वहाँ जाके चला जाएगा बेचारा। 2-4 रोज में कहते हैं भैया तो इसे घर पे सेवा कर लो इसकी, या वहीं मर जाएगा वो। डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलेगा वहाँ पर, दवाई टाइम पे नहीं मिलेगी, या नीचे का जो स्टाफ है वो तो बहुत ही बुरा जर्जर स्थिति में, कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ अच्छा खासा आदमी वहाँ रख नहीं सकता। सपा का पीडीएफ फार्मूला क्या 2027 में चलेगा? देखिए 2024 में चला हमारा, 2027 में क्यों नहीं चलेगा भाई? और ये तो न्याय की बात कर रहे हैं, हम सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी, देखिए विधानसभा विपक्ष के नेता जो हैं माता प्रसाद पांडे, कोई मुसलमान नहीं है जो वहाँ हिंदू मुस्लिम कर देंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, कोई मुसलमान नहीं है। तो मेरा कहना ये है, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में निश्चित रूप से वापसी सरकार कर रही है और हमारा कोई रोल नहीं है, ये अपना आप ही हो रही है, अपना आप ही जा रही है। जुल्म जब बढ़ा है दुनिया के अंदर, तवारीख गवाह है, जुल्म फना हुआ है, ये भी फना हो जाएंगे और इनकी सरकार भी खत्म हो जाएगी। सपा को सबसे ज्यादा किससे डर है? ओवीसी से, AIMIM से या बीजेपी से? ना बीजेपी से डर है ना ओवैसी से डर है।
हमें तो खुशी है कि हमारी जनता हमारे साथ आ जाए। जनता का चुनाव होगा और जनता फैसला करेगी किसको रखना किसको नहीं रखना। हमारा तो जो विकास का पहिया था अखिलेश यादव, वो इन्होंने रोक दिया। अब फिर इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास का पहिया दौड़ेगा ही। ऐसा हमारा यकीन है, ऐसा हमारा मानना। आजम खान साहब के जेल जाने के बाद मुसलमानों में एक बात ये आई है कि जिस तरीके से वकालत मुसलमानों की मुलायम सिंह यादव जी नेताजी करते थे, उतने पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव नहीं करते। एक ये मुसलमानों की फीलिंग है। देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव जो है वो इतने शानदार इंसान है। अगर इस हाथ से इस हाथ को अगर किसी की मदद भी करी, इस हाथ से इस हाथ को पता भी नहीं चलता। ये आजम साहब से पूछिए आप, आजम साहब से नहीं ना, कितने और लोगों से पूछिए आप, कितनी मदद उनकी करते हैं वो। क्या आप बताएं थे? नहीं, वो प्रचार नहीं करते, वो माइक से नहीं बताते, कि मीडिया में नहीं बताते मैंने उसकी मदद करी है। वो फिर क्या मतलब हुआ उसका मदद करने का? अगर मैंने आप पे कोई एहसान करा और उसको मैं प्रचार प्रसार कर दूं तो एहसान ही खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव जो है निहायती शानदार इंसान है और शानदार नेता है। ऐसे लोग लाखों के बाद एक आदमी पैदा होता है जिसका नाम अखिलेश यादव। वो सब लोगों की बहुत मदद करते हैं। आप नहीं जानते उससे, अब आप जाइए और अपनी समस्या बताइए और आप कहिए साहब मेरी इससे मदद कर दीजिए, फिर देखिए आपको कैसा उत्तर मिलता है। हाथों हाथ, आर्थिक आधार हो चाहे कोई भी हो, हाथों हाथ मदद करते हैं और किसी दूसरे आदमी को पता भी नहीं होता इसकी मदद कर दी। वो ऐसा इंसान है अखिलेश यादव। बड़ी अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो आ जाता है। अंतिम सवाल, मेरठ की सपा यूनिट अलग अलग है। एक तरफ रफीक भाई हैं, एक तरफ शाहिद भाई हैं, एक तरफ अतुल प्रधान है। 3 लोग विधायक बन के चुने हैं, मेरठ की जनता ने दिए हैं, लेकिन सपा की एकता नहीं समझ में आ रही। सपा के नेता टूट टूट के बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, जो निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता, जिसे अखिलेश यादव जिनका लीडर है, हमारे लीडर है अखिलेश यादव, हमारे पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो कोई कहीं नहीं जाएगा। और देखो, ये तो जैसे रेलगाड़ी चलती है, मेरठ से दिल्ली के लिए चलेगी तो कई स्टेशन बीच में पड़ते हैं, कोई उतरता है, कोई चढ़ता है, कोई उतरता है, कोई चढ़ता है, लेकिन ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचती है। समाजवादी पार्टी अपनी जगह है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, इससे समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रहा विधायकों का सवाल, सबके अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं। लेकिन सपा में एकता तो नहीं है सर। नहीं, एकता है, अखिलेश यादव के झंडे के नीचे है। मेरठ में तो नजर आती है। नहीं, बुरा मत मानिएगा, मेरठ में नहीं। आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मेरा जवाब ये है, हम समाजवादी पार्टी के लीडर के साथ हैं अखिलेश यादव के। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, हम एक सिपाही हैं। जो हमको आदेश मिलता है, जो हमको निर्देश मिलते हैं, उसका पालन करते हैं ईमानदारी से, सच्चाई से। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमको। आप देखो, आप चिन्ह पे लड़ा था मैं 1995 में, जब यहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं लगा हुआ मिलता था कोई जी। उस जमाने समाजवादी पार्टी का परचम संभाल रखा। हमारे छोटे से परिवार के, एक गरीब परिवार को, उसके बच्चे को उसमें बीच में से निकाल के कहाँ से कहाँ ऊंचाइयों पर पहुँचा दिया। तो ये उनकी अपनी बड़ी बात है। तो मैं तो कह रहा हूँ, उनके जीवन में समाजवादी पार्टी का हम एहसान उतार नहीं सकते कभी। ये समाजवादी पार्टी की देन है और आज तक हमने समाजवादी पार्टी का परचम पकड़ रखा है, चाहे दुख में हो या सुख में हो या खुशी में हो या गम में हो, सरकार में हो चाहे सरकार के बाहर हो, सड़क पे हो चाहे जेल में हो, समाजवादी पार्टी ही हमारी माँ और समाजवादी पार्टी ही हमारा बाप। जी हाँ, 30 साल का दौर देख रहा हूँ रफीक भाई के साथ। मैं अब विधायक नहीं बोल रहा हूँ, नेताजी नहीं बोल रहा हूँ, रफीक भाई बोल रहा हूँ। 30 साल में उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है और जिस तरीके से तीखे सवालों का शालीनता के साथ, संजीदगी के साथ जवाब दिया है, वो काबिले तारीफ है। सर, मेरठ शहर की जनता से विधायक के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरठ की जनता को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं सबसे अपील करता हूँ कि विवादों से बचें। हिंदू और मुसलमान हम सब भाई भाई हैं, हम इंसान हैं सब पहले, और सब ईमानदारी से, सच्चाई से इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस मेरठ के लिए
काम करें, अपना प्यार और मोहब्बत और खुशहाली से हम लोग जिएं, यही हमारा जीवन है। सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, रफीक भाई के यहाँ जब मैं आता हूँ ना तो कुछ नई चीज मिलती है। पिछली बार रूह अफ़ज़ा मिला था और इस बार मैंगो शेक है, आम रस है और तबीयत अंदर तक तरावट भर गई, बातों से भी और इस मैंगो शेक से भी। जी हाँ, यूपी सरकार के 8.5 साल हो चुके हैं, कहीं कोई शोर नहीं है। रफीक भाई ने बताया 11 साल बेमिसाल पर विपक्ष क्या सोच रहा है, ये छोटी सी एक पेशकश है। क्योंकि चैनल आपका है, सबको अपनी बात रखने का हक है, सबको अपनी बात भी रफीक अंसारी विधायक मेरठ शहर की तरह शालीनता के साथ रखनी चाहिए। चाहे मुद्दे कितने ही ज्वलंत हो, लेकिन जब बात शालीनता के साथ की जाती है तो वो दूर तक जाती है। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल में मैं हूं के मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राजेश शर्मा और विवेक और संजय। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि मोदी के 11 साल बेहतरीन या उन पर सवाल, इस सीरीज को हम आगे भी लेकर जाएंगे, पक्ष के पास भी विपक्ष के पास भी। अपना ध्यान रखिएगा। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की तमाम जिलों की खबरें बहुत जल्द आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। अपना जिला की रील्स आप देख रहे हैं ना, हमारी टीम में शशांक है, हमारी टीम में अकरम है, हमारी टीम में कौन कौन है ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, अपना जिला आपका जिला।